हेलो, नमस्कार। आज मैं फिर एक केस आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, थोड़ा ध्यान से सुने इसको। तो ये रोगी प्रोफेशन से सीए है और मेरा ही जो हम लोग जिससे मैं अपना काम कराता हूँ वो खुद ही है, और ये बहुत ही लर्नेड आदमी है और मेरे से बहुत सालों से दवाई लेते रहे हैं पहले भी। और इसकी बहुत सारी बीमारियां, जैसे बचपन से एसिडिटी रहना, एस्थमा रहना, ये बहुत सारी चीजें इसकी ठीक हो गई हैं। इसकी पत्नी की भी, इसके बच्चे की भी, इसके माँ की भी, और बहुत सारे रिश्तेदारों की भी। तो इनको मालूम है कि मैं और होम्योपैथ से बिल्कुल अलग हूं, यानी मेरे इलाज करने का तरीका अलग है। तो इसलिए इनको बहुत ज्यादा भरोसा है मेरे ऊपर। परंतु जो और पैथीज हैं, आयुर्वेदा है, मॉडर्न मेडिसिन जिनको कहते हैं एलोपैथिक, हालांकि मॉडर्न उसमें कुछ है नहीं, क्योंकि जब उसमें बेसिक ही नहीं मालूम उन लोगों को कि हम कैसे हेल्दी रहते हैं और क्यों बीमार होते हैं, तो वो मॉडर्न तो क्या, वो तो बिल्कुल कैसी साइंस का हो, फंडामेंटल जब इसको मालूम ही नहीं है तो वो साइंस भी नहीं रही। यानी अगर एक इंसान कोई 1000 किलोमीटर प्रति आवर की गति से भागा जा रहा है तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि बड़ी तेजी से मंजिल पे पहुंच जाएगा। जब भाग ही गलत दिशा में रहा है तो मंजिल पे कभी नहीं पहुंचेगा। और दूसरा कछुए की तरह रेंग के चल रहा है तो वो तो मंजिल पे पहुंच जाएगा, उसको रास्ता मालूम है, उसको मंजिल मालूम है, तो पहुंच जाएगा। तो ये एलोपैथिक कुछ ऐसी ही साइंस है, अभी बहुत कुछ सीखना है इनको। तो पर उनका लोड समाज में इतना ज्यादा है, डोमिनेंस इतना ज्यादा है कि मरीज हमारे से ज्यादा उन्हीं पे विश्वास करता है। चाहे हमने उसको पहले 50 बार ठीक किया हो, एलोपैथिक फेलियर के बाद, आयुर्वेदिक फेलियर के बाद, और जो यूनानी सिद्धा वगैरह वगैरह के फेलियर के बाद भी अगर आपने उसको 20 बार पहले ठीक कर चुके हो, तब भी 21वीं बार पहले वो वहीं जाता है। इतनी गुडविल उनकी अच्छी है और हमारी उतनी अच्छी नहीं है। तो ये भी इसी किस्म का बंदा है। तो मैं अभी आपको पढ़ के सुनाता हूं, जो भी इसके वीडियोस थे उनको मैंने पेपर पे वर्बेटिम बना लिया है, तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। डॉक्टर साहब, 2 दिन पहले मैंने प्राकृतिक चिकित्सा में जाना शुरू किया है। आ गया समझ? पहले मैं ये इतना सारी भूमिका क्यों बनाई थी मैंने। और मेरा उद्देश्य ये था कि वो गैस वगैरह निकल जाएगी, ऐसे बोलता है, इसलिए मैं आपको थोड़ा एक्टिंग करके भी बताता हूँ। तो आंखों में जो मेरी वो परेशानी हो रही ना, वो ठीक हो जाएगी। आंखों में जो इरिटेशन थी, उन्होंने वो मिट्टी वगैरह लगाई थी, उससे ठीक किया था। पर आज मैं देखता हूँ कि आंखों में ये लाल लाल छोटे छोटे निशान आ गए हैं। वैसे तो मुझको आंखों की कोई दिक्कत नहीं हो रही है, पर आजकल ऑफिस का काम थोड़ा बढ़ा हुआ है, मतलब क्लोजिंग टाइम जो होता है, तो ये काम के जोर का समय होता है हमारा सर। आजकल आंखों पर ही सारा जोर है। अब वो लोग, मतलब जो प्राकृतिक चिकित्सा वाले हैं, वो आंखों पर मिट्टी का एक गोला लगा देते हैं, आंख बंद करके मिट्टी की एक पट्टी सी बना लेते हैं वो, और फिर वो आंख के ऊपर रख देते हैं। वो पेट पर भी मिट्टी सी लगा देते हैं। मिट्टी से क्या मतलब, मिट्टी ही लगाते हैं वो लोग, और वो पेट को ठंडक पहुंचाने के लिए करते हैं ऐसे। कहीं उसी से तो मेरी आंख में सब कुछ नहीं हो गया ना। ये किस वजह से हो गया है सर के डॉक्टर साहब? ये आंखों में देखो बारीक बारीक लाल लाल दाने से बने हुए हैं। अब मैं उससे पूछता हूँ, तो क्या आपको इसकी वजह से कुछ डर लग रहा है, जो इसकी भाषा है? डॉक्टर साहब, तो डर तो लग ही रहा है। तो पर उसने बताया नहीं, नहीं, मैं सामान्य आंखों में दवाई डालता रहता हूं। आज जब मैंने दवाई डाली तो मुझको आंखों में छोटी छोटी ये लाल बूंदे सी नजर आई। तो मैं आंखों वाले डॉक्टर के पास जा रहा था, फिर वो मेरी पत्नी ने कहा, भी आप तुम वहां क्यों जा रहे हो, डॉक्टर साहब के पास चलो। अब इसकी पत्नी भी पहले मेरे इलाज में थी और लगभग इसको 25 साल पुराना एस्थमा ठीक हो गया था। तो पत्नी ने इसको याद दिलाया, इसको याद नहीं आया। मैं वही बता रहा था शुरू में, वीडियो के शुरू में, कि लोग की याददाश्त हमारे प्रति कम होती है। हमारी कितनी बार भी हम उसको ठीक कर दें तो वो एक स्टैंप उसके दिमाग पे नहीं लगती कि हम
इसी डॉक्टर से होम्योपैथी लेंगे। तो मैं उससे पूछता हूँ, भाई आप आंखों वाले डॉक्टर के पास क्यों जा रहे थे? मतलब मैं बैठा हूं तो मेरे पास आना चाहिए ना। बस इसलिए इसलिए कि आंखों में हो गया ना से ये लाल लाल क्या हो गया है। मैं अब थायराइड की तरफ से 1 महीने से बिल्कुल शांत बैठा था। अब इसकी कहानी मैं बताऊंगा आपको कि जब मैं बिल्कुल ठीक हूं अब तो मैं जी, फिर मैंने सोचा कि ये तो प्राकृतिक चिकित्सा वाले मिट्टी पानी से इलाज करेंगे तो उनसे तो ज्यादा फायदा होगा। ये सब अपनी अपनी सोच होती है। हिंदुस्तान में हर इंसान डॉक्टर है। वो मोची भी होगा, वो भी एमबीबीएस डॉक्टर को इलाज बता देगा कि डॉक्टर साहब ये इलाज अच्छा होता है। तो अच्छा, अब मैं थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ। ये व्यक्ति चार्टेड अकाउंटेंट है और जब दिल्ली से पंजाब एक बैंक का अकाउंट ऑडिट करने गया था तो वहां पर किसी ने इसको कह दिया कि आपकी आंखें तो डॉक्टर साहब बड़ी बाहर निकली हुई हैं, लगता है आपको तो थायराइड है, ये तो बहुत बड़ा हुआ है। इसलिए उसने उसी दिन थायराइड का टेस्ट करवा लिया तो TSH बहुत कम आया। तो वहां पर जो डॉक्टर ने बड़े हुए थायराइड के अनुसार इसको दवाई दे दी। दवाई भी उन्होंने ही, बैंक वालों ने वहीं डॉक्टर बुला के दवाई इसको दिला दी, क्योंकि चमचागिरी करने का उनका तरीका होता है कि वो कुछ अपनी कमियों को इसलिए छुपाने चाहते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट को, ऑडिटर को खुश रखें ताकि वो उनकी कमियों पे कोई टिप्पणी ना लगे। ये चमचागिरी का पार्ट था बैंक वालों का। पर इसने उसको सीरियस ले लिया, क्योंकि चमचागिरी सबको अच्छी लगती है। वो आपको बेवकूफ, आपको बिल्कुल गड्ढे में पहुंचा देती है चमचागिरी। अगर आपने किसी के एक्सेप्ट कर ली तो आप खत्म। तो 3 दिनों बाद ही इसने फिर दिल्ली आकर फिर किसी और प्रयोगशाला में थायराइड का टेस्ट करवाया तो वहां TSH बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ आया। और फिर ये अपने फैमिली चिकित्सक के पास चला गया और तो उसने बताया भाई ये दोनों रिपोर्ट गलत लग रही है मुझको, ना वो सही है ना ये सही है, क्योंकि तुमको कुछ बीमारी है नहीं, थायराइड की समस्या तुम्हें नहीं है, तुम बिल्कुल सामान्य हो। क्यों? तुम्हारे अंदर कोई भी थायराइड का क्लिनिकल लक्षण तो है ही नहीं, इसलिए केवल रिपोर्ट के आधार पर कोई भी दवाई खाना ठीक नहीं होता है। अब इसके 2 रास्ते बंद हो गए, एलोपैथिक वाला बंद हो गया, इसलिए आयुर्वेदिक वाला बंद हुआ। अब आयुर्वेदिक वाला भी, वो नेचुरोपैथी वाला बंद हुआ, वो बंद हुआ। अब मेरे पास आया ये, जबकि हमेशा से मेरे से ही ठीक होता है। तो इस तसल्ली के बाद 10-15 दिनों तक ये ठीक रहा, परंतु फिर एक दिन किसी से अन्य विषय पे वार्तालाप करते समय बातों बातों में फिर थायराइड का जिक्र आ गया और उस व्यक्ति ने इससे कहा कि थायराइड को सर हल्के में नहीं लेना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है हमारी बॉडी का, इसलिए उसको दोबारा चेक करवा लो एक बार फिर आप। तो इसलिए इसने थायराइड दोबारा चेक करवाने के लिए एक दिन में ही 3 अलग अलग बहुत फेमस लेबोरेटरी से को टेस्ट कराने के लिए दे दिया। जैसे अभी ब्लड सैंपल दिया, वहीं उसी लैब से फिर दूसरी लैब में चला गया, गाड़ी उठा के वहां दे दिया, फिर तीसरी लैब में भी दे आया। यानी तीनों एक साथ ही इसने सैंपल दिए हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो तीनों प्रयोगशालाओं की रिपोर्ट काफी अलग अलग आई। एक लैब ने इसको हाइपरथायराइडिज्म की रिपोर्ट दी, दूसरे ने बिल्कुल हाइपोथायराइडिज्म की रिपोर्ट दी और तीसरी लैब ने इसको मामूली सा हाइपरथायराइडिज्म की रिपोर्ट बता दी। अब तीनों रिपोर्ट में बहुत ज्यादा अंतर था। तो ये देखकर तो ये बिल्कुल घबरा गया, कंफ्यूज हो गया। अब मैं कौन सी रिपोर्ट को सही मानूं, क्योंकि तीनों तो एक ही दिन दिए। तो ऐसे मेडिकल स्कैम चलते हैं। तो इसलिए तीनों रिपोर्ट एक थायराइड विशेषज्ञ के पास चला गया और वहां डॉक्टर ने इसकी आंखों की थोड़ी सी जो उभरी मोटी मोटी लग रही थी आंखें, उसको देखकर इसको हाइपरथायराइडिज्म की दवाई दे दी। वो विशेषज्ञ, थायराइड का विशेषज्ञ, वो ऐसी बेवकूफी कर रहा है क्योंकि कोई भी ईमानदारी से काम करना चाहता नहीं है। उसने देखा मरीज घबराया हुआ है तो मरीज को बजाय वो सही सलाह दे कि तेरे को कुछ नहीं है, उसने हाइपरथायराइडिज्म की दवाई दे दी इसको, ताकि उसको भी लगे कि भाई ये विशेषज्ञ के पास आया और इसने सही काम किया है। तो इसने कुछ ही दिन दवाई खाई तो इसको बहुत कमजोरी लगने लगी। तो फिर ये मेरे पास आ गया। अब क्योंकि ये मेरा जानकार व्यक्ति है, इसका मानना है कि सभी के मुकाबले में मैं इसको बिल्कुल ठीक राय दूंगा।
मतलब इसको बेवकूफ नहीं बनाऊंगा। तो इसको मेरी ईमानदारी पे भरोसा है। अब मेरे समझाने पर इसने दवाई बंद कर दी और थोड़ा सा ये शांत हो गया, परंतु मन से डर पूरी तरह निकला नहीं। इस वजह से फिर मिट्टी वालों के पास गया था ये। तो इसकी गर्दन पर या आंखों में जरा सा भी कुछ भी हो जाता है तो एकदम से ये घबरा जाता है कि कहीं थायराइड की खराबी तो नहीं हो रही, ये तो मेरी थायराइड तो नहीं हो गया खराब। अब मैं इसको बताता हूं। तो इससे पहले इस रोगी के अनेकों रोग, जैसे एक माइग्रेन, हाई ब्लड प्रेशर, हर्निया, मानसिक चिंताएं, एस्थमा, ये सब हाई साइमस से काफी हद तक ठीक हो चुके हैं। जब भी इसको कोई समस्या आती थी और कुछ दिनों तक प्लेसेबो से नहीं हटती थी तो फिर हाई साइमस से वो ठीक हो जाती थी, परंतु अब इसको जल्दी जल्दी हाई साइमस की आवश्यकता पड़ रही थी। इसलिए इस केस की गहराई से समझने की फिर मैंने कोशिश करी कि इसका मतलब है कि हाई साइमस ने काम करना बंद कर दिया, अब इसको कोई और दवाई चाहिए। हालांकि ये जो भी सिम्टम ऊपर बताए हैं ये सब हाई साइमस से मिलते जुलते लक्षण हैं। अब रोगी कहता है, हालांकि आंखों वाले डॉक्टर के पास जाने से कोई हल तो नहीं निकला, मैं 2 महीने से ज्यादा समय तक उसको दिखा चुका हूं। अब मैं प्राकृतिक चिकित्सा वालों के पास गया हूं क्योंकि वो कहते हैं कि थायराइड का इलाज उनके पास है। वो भी मिट्टी की गर्म या ठंडी पट्टी रखेंगे, उससे थायराइड के जो हार्मोन बनते हैं फिर वो नॉर्मल ढंग से बनना शुरू हो जाएंगे और आपकी थायराइड ठीक हो जाएगी। तो मतलब दिमाग में शुरू से थायराइड के अलावा कुछ है ही नहीं। तो जब उन्होंने पेट पर पट्टी लगाई, आंखों पर पट्टी लगाई और छाती पर भी पट्टी लगाई, अब ये रोगी बड़े सामान्य भाव से बता रहा है जैसे तो इसमें उसको कोई खराबी नजर नहीं आ रही है। और मुझको एनीमा भी दिया, वो सब ये करते हैं जी। तो अब वो चुप हो गया, उसको लगा कि उससे हुआ नहीं हुआ। तो मैं इससे कहता हूं तो फिर आपको क्या लगता है? तो मैं इससे पूछता हूं भी अब आपको लगता है कि जो उसकी वजह से आंखों में ये ब्लड की जो आ रही है बूंदे सी, ये उसकी वजह से आई है, इससे आपको क्या चिंता लग रही है? क्योंकि डरा तो है ये। अब मुझे अब इसकी चिंता तो लग रही है क्योंकि आंख का मामला है और काम भी काफी है जी, उसका तो जोर बहुत है, सारा आंखों का ही तो काम है। अब पत्नी कह रही थी कि मेरा जो ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ा, जरा चेक करा लो, पर मुझे ऐसे तो नहीं लगता ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है क्योंकि मुझे तो किसी प्रकार की चिंता तो है नहीं। हालांकि इसको चिंता है, बस काम का ही जोर है, पर ऐसी कोई वैसी चिंता वाली बात नहीं है। तो फिर मैंने इसको क्या किया, 1 हफ्ते के लिए वो दवाई दे दी क्योंकि इसका रक्तचाप भी ठीक है और आंखों की थोड़ी सी परेशानी महसूस हो रही थी, तो ऐसा कोई सीरियस बात नहीं थी। अब थोड़े दिनों के पश्चात ही यह व्यक्ति फिर प्राकृतिक चिकित्सा वालों के पास चला गया। ये सब मेरे पास भी पहले भी गया, फिर दोबारा गया। तो इसने 15 दिनों की फीस भी एडवांस में जमा करा दी उनकी, क्योंकि वहां का वो सिस्टम है। वहां पर इसको 5-6 गिलास पानी पिलाते हैं और फिर गले में उंगली डालकर उसकी उल्टी करवाते हैं। इस विधि को वो लोग कुंजल कहते हैं। उनका कहना है कि अगर कोई श्वास संबंधित यानी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी तो वो इससे ठीक हो जाएगी रोगी। जी, अब चेस्ट में तो पानी जा नहीं रहा है, पेट में पानी जाता है और पानी ही मेरा बाहर निकलता है। मतलब इतना सारा पानी पिला देते हैं कि जब उल्टी करेंगे तो पानी निकलेगा, खाना थोड़ी निकलेगा। परंतु अब ये गले में भारीपन आ रहा है, अब उसकी आवाज में घबराहट बिल्कुल दिख रही है और ये मेरी आवाज भी भारी भारी हो गई है। इसलिए 3 दिनों से उनके पास मैंने जाना बंद कर दिया। हालांकि इसने फीस 15 दिन की दी हुई है। आज 3 दिनों के बाद ही मैं फिर गया था, तो 3 दिनों में गला सामान्य हुआ था, परंतु आज फिर खराब हो गया, फिर भारी हो गया। अब गला दर्द और भारी है, पर अब थोड़ी देर से दर्द नहीं है, पर गला तो बहुत भारी है, जैसे तो सारा पानी नीचे से ऊपर आकर रुक गया है। अब रोगी की पत्नी बोलती है, क्योंकि अब पत्नी भी आने लगी है चिंता देख के इसकी, आज इनके पेट से पानी निकलते समय जी एक हल्का लाल रंग का कण आया उस पानी में, मतलब खून आया से दोनों को लग रहा है। अब मुझे लगा कि पानी निकला तो हल्का सा लाल भी आ गया, अब सफेद पानी नहीं आ रहा था जी।
तो भाई इस लाल रंग के पानी निकलने से अब आपको क्या लग रहा है ये बताओ ना, साफ साफ बताओ। वो डॉक्टर कहते हैं जी कभी कभी आ जाता है, ये तो सामान्य बात है। पर सर डॉक्टर तो वहां होता ही नहीं है, जहां प्राकृतिक चिकित्सा में वहां जाता हूं मैं, वहां कोई डॉक्टर होता नहीं है। वो उनके वो 4-5 जूनियर उन लोगों ने छोड़े हुए हैं, वही करते रहते हैं। तो अब मैंने इसको, मुझे लग रहा था इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मानसिक रूप से ही थोड़ा सा बहम आ गए हैं, तो इसको फिर मैंने वही दवाई देके इसको भी 1 महीने के लिए भेज दिया कि भाई 1 महीने के बाद बताओ, ये 1 महीने खाओ, थोड़ा स्लो चलेगा ये काम। तो 1 महीने के बाद ये फिर आ गया, डॉक्टर साहब अब 10-15 दिनों से सांस की समस्या चल रही है। ये बीच में मेरा सांस ठीक हो गया था, जो अस्थमा में ठीक होने की बात कर रहा था, अब ये उसको लेके आ गया है। और डॉक्टर सचदेव जो है डॉक्टर, ये इनका बहुत पुराना होम्योपैथिक फैमिली चिकित्सक है और इसकी एज 90 ईयर की है, तो ये लगभग 40 साल से इनका फैमिली चिकित्सक है। और जैसे सब होम्योपैथ दवाई देते हैं मिक्सोपैथी, वो ऐसे ही देता है। तो मैंने डॉक्टर सचदेव से भी दवाई ली, अब मेरे पास नहीं आया था, अभी सचदेव के पास पहले गया, होम्योपैथी के पास गया, पर मेरे बजाय दूसरे डॉक्टर के पास गया। तो फिर 2 जगह की दवाई और ली मैंने। अब मैं तो बिल्कुल कंफ्यूज हो गया हूं जी, वहां से भी ले ली और आपकी दवाई तो मेरे पास पहले से ही थी, वो भी मैंने खा ली, उनकी भी खा ली, दूसरे होम्योपैथ की भी खा ली, अब तो कुछ हो नहीं रहा। तो मैंने कहा इससे मैं जानना चाहता हूँ भाई ये दूसरे होम्योपैथिक डॉक्टर आखिर करते क्या है। तो मैंने इससे पूछा भी डॉक्टर सचदेव ने आपको क्या दिया। मैं बड़ा सीरियसली होके पूछ रहा था उससे, ताकि इसको लगे कि भाई ये वास्तव में मेरे केस की गहन स्टडी कर रहे हैं। तो डॉक्टर सचदेव ने इसको स्ट्रोफेंथस मदर टिंचर, ग्रेंडेलिया मदर टिंचर, आर्सेनिक 30 और इपिकॉक 30 सारी एक साथ खाने के लिए दी है। तो ये होम्योपैथ का हाल है। इसी वजह से होम्योपैथी की दुर्दशा है। ये इनकॉम्पिटेंसी है होम्योपैथ्स की, ना कि होम्योपैथी की। तो होम्योपैथ को सुधरने की जरूरत है, इसीलिए वीडियो बना रहा हूं। तो अभी आराम आने की बजाय वो तो तकलीफ बढ़ गई है मेरी। तो अब जैसे 15-20 दिनों तक तो मैं ठीक रहा था, पर एक रात आंख खुली और झटके से जैसे ही उठते हैं ऐसे मैं उठा तो मेरी तो सांस एकदम बंद हो गई। अब लेटते ही सांस रुक जाती है और जैसे ही सांस रुकती है तो मुझको फिर उठ के बैठना पड़ता है। रात भर में 5-6 बार ऐसा होता है। और एक दिन मैंने अपनी पत्नी को जगाया कि मुझको तकिया लगाओ, कई तकिए लगाए दी, तो फिर मेरा सांस धीरे धीरे ठीक हुआ। तो अब मैं डॉक्टर सचदेव की दवाई बंद कर रहा हूं। अब मेरे दवाई के नाम पूछने पर उसने बताया कि वो कंपाउंडर की। अब इसने इसको कैसे पता लगा कि डॉक्टर सचदेव ने क्या दवाइयां दी हैं? तो मरीज भी तो कम मक्कार नहीं होते हैं। तो इसने बताया कि वो डॉक्टर सचदेव अपने कंपाउंडर के पास जब भेजते हैं हमारे को, तो वो पर्ची हमें दे देते हैं और मरीज कंपाउंडर के पास जाके दवाई बनवाता है। तो वो कंपाउंडर को पर्ची देने से पहले बाहर जाकर पर्ची की मैं फोटो कॉपी करवा ला हूं। है तो मैंने इस रोगी को शुरू से ही वो प्लेसेबो दे रखी थी और जरूरत पड़े तो खा लेना। तो ये रोगी अपनी पूरी मेडिकल फाइल पूरी बना के रखता है। तो जब इसकी तबीयत खराब हुई तो इसने मेरे से फोन पर दवाई पूछ ली थी, परंतु ऑफिस जाकर काम में व्यस्त हो गया था। तबीयत भी ठीक हो गई थी और दवाई की पर्ची भी कहीं रखकर भूल गया था, इसलिए इसने दवाई नहीं ली थी। तो ये काम निकालने के लिए फिर मैंने भी इसको ब्लाटा ओरिएंटलिस ही दे दिया था कि तू खा भैया, तेरी जब ऐसे ही चलना है तो खा। अब पत्नी इसकी पूछती है, डॉक्टर साहब इनके पूरे खानदान में किसी को भी सांस का रोग नहीं था, फिर इनको कैसे हो गया? अब मुझको ये बात समझ नहीं आती है। अरे कहीं से तो शुरू होगा, कोई तो फर्स्ट पर्सन होगा। अगर किसी के खानदान में भी चला रहा होगा तो उस खानदान में भी तो किसी पहली पीढ़ी में किसी ना किसी को हुआ होगा। तो ये ऐसा नहीं है कि खानदान में है तभी आपको होगा, किसी को भी हो सकता है। सारे पाप आप करोगे तो ये थोड़ी कि आपके दादा परदादा को होगा, आपको ही होगा। रोगी, डॉक्टर साहब शाम के समय पैर बहुत ज्यादा जलते हैं, मेरे शरीर में गर्मी बहुत अधिक बढ़ी हुई है, हट नहीं रही है, सिर भी गर्म हो जाता है। पत्नी बोल रही है बीच में ही, आजकल तो आपको रोज ही सिर गर्म हो रहा है। तो रोगी कहता है अगर मैं देर से खाना खाऊं या तला हुआ खाऊं तो ही होता है।
डॉक्टर साहब मुझे लगता है जैसे बलगम मेरा गले में अटका हुआ है। अब रोगी बार बार हाथ फेर कर अपने यहाँ पे ऐसे कोशिश कर रहा है, दिखा रहा है, पर है कुछ नहीं। मैंने आज स्टीम भी ली, गरारे भी कर लिए, प्राकृतिक चिकित्सा भी 3 दिन जाकर देख लिया, पर कुछ हो नहीं रहा है। तो मैं इसको कहता हूं भाई, ये सहयोग भी करता है, मैं भी करता हूं, तो मैं इसको सहयोग की विधि बताता हूं। तो यह रोगी सहयोग विधि से ध्यान करता है। सहयोग विधि के अनुसार शरीर की बढ़ी हुई गर्मी को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है, और जब शरीर में गर्मी बढ़ जाएगी तो व्यक्ति को दमा यानी अस्थमा, लीवर की खराबी, एसिडिटी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज आदि अनेक रोग लगने की संभावना बढ़ जाती है, और उसी को ठीक करने के लिए सहयोग का ध्यान करना होता है। जो तो ये इसलिए बता रहा है कि शरीर में गर्मी बढ़ी है, जो गर्मी बढ़ी हुई है तो उससे ये डर इसके दिमाग में आ रहा है। ये मतलब ये भाषा में आपको समझा रहा हूं कि गर्मी का क्या मतलब है। तो मैं इससे पूछता हूं कि क्या वहां पर प्राकृतिक चिकित्सा में आपको कुंजल करवाया था? तो कुंजल ऐसी क्रिया है जिसमें व्यक्ति बहुत सारा पानी पीकर उल्टी के द्वारा वापस निकालता है। हाँ जी हाँ, अब मैं कुंजल से भी खौफ खा गया हूं, मतलब घबरा गया हूं कि कुंजल करूं तो डॉक्टर सचदेव ने भी मना किया। उनका कहना है कि उन्होंने पहले भी कई रोगी देखे हैं जिनको कुंजल करने से आंतों का प्राकृतिक चलन गड़बड़ा जाता है, यानी नेचुरल जो क्रिया है आंतों की वो खराब हो जाती है, और फिर कुछ दिनों में ही उनको उबकाई आने लगती है, यानी उसकी हेल्थ अच्छी होने की बजाय खराब हो जाती है। तो मैंने उन लोगों से पूछा तो कहने लगे, मतलब इस मरीज ने प्राकृतिक चिकित्सा वाले डॉक्टरों से पूछा तो वो कहने लगे, अरे कभी कभी आ जाता है जी, इसमें तो कोई बात है नहीं, ये खून गले में से आता है, और मेरे गले में तो कोई जख्म वगैरह भी नहीं डॉक्टर साहब, फिर ये लाल लाल सा आ गया है। रोगी कह रहा है कि मेरे गले में कोई जख्म नहीं है, तो फिर खून आएगा कहां से? इसका मतलब है कि पेट में से आया है, इसलिए घबरा रहा है। तो रोगी बता रहा है कि उनको कुछ मालूम नहीं होता है, एक आदमी इधर बैठता है, दूसरा उधर बैठता है, अब कोई उन लोगों में सब अपने अपने असिस्टेंट लगा रही हैं, डॉक्टर वहां कोई होता नहीं है, वही मरीजों का कुछ करना होता है, जानता कोई है नहीं कुछ भी। मतलब अब आपने देखा जितना भी सारी रिएक्शन है ये घबराए हुए लोग की है, उसको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है निकलने का। तो ये सब तो हाई साइनस के इंडिकेशन है, पर हाई साइनस की फ्रिक्वेंसी अब आराम भी आ रहा है साइनस से, पर अब जल्दी जल्दी ये बीमार पड़ रहा है और जल्दी जल्दी हाई साइनस से ठीक भी हो रहा है। तो ये इस चीज की इंडिकेशन है कि अब हाई साइनस इसकी पूरी तरह से सही दवाई नहीं है, कुछ और चीज है जो गहराई में छुपी हुई है, जो हमें हाई साइनस जैसी लग रही है, पर हाई साइनस नहीं है वो। तो अब यहां मैंने इसको रोगी को एल्यूमिना 30 की 3 खुराकें इसको हर 10-15 मिनट के बाद खाने के लिए कह दिया और भेज दिया कि आप 1 हफ्ते के बाद आओ। तो 1 हफ्ते बाद रोगी ने बताया कि उसकी तबीयत काफी ठीक है। पहले रात को सांस फूलता रहता था, एक झटके में मैं उठ जाता था, तो एकदम लंबी लंबी सांस लेनी पड़ती थी, तो पूरे हफ्ते मुझको ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पर मेरा कंसर्न ये नहीं था, मेरा कंसर्न था वो थायराइड का डर, क्योंकि ये थायराइड के डर की वजह से ही ये सारे उसके अंदर घूमता फिर रहा था हर जगह। तो अगर हमारी सिमिलियम होगी तो थायराइड का डर इसके दिमाग से निकलना जरूरी है, नहीं तो ये बीमार ही रहेगा। तो इसलिए मैं पूछता हूं, भाई मैंने जो आपको लग रहा था वो थायराइड, मुझको थायराइड तो नहीं है वगैरह, ऐसे पूछा मैंने। अब मैं महसूस कर रहा हूं सर मुझको थायराइड नहीं है। अब वो डर नहीं है, अब खुशी है, अब ये अपनी बेवकूफी पे हंस रहा है। अब तो मैं अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। पहले आंखों में वो परेशानी रहती थी, वो भी अब नहीं है, हालांकि काम तो बहुत जोर है मेरा। आपको याद है कि पहले क्या क्या परेशानी थी, क्या क्या विचार आपके दिमाग में आते थे? आप भी डॉक्टर साहब क्या क्या बात करते हो? मैं अरे मेरे को बस याद क्या रखना, याद। चलो पहले भी मैं अपना गला देखता रहता था, इधर तो सूजन नहीं आई, उधर तो सूजन नहीं आ गई है, कोई खराबी तो नहीं हो गई है। अरे उसको मैं फिर थायराइड से लिंक कर लेता था। मैं भी क्या, वो ये नहीं कह रहा है कि हमारी दवाई से थायराइड वाला जो मेरा डर था, वहम था, वो हटा है।
ये कोई मरीज नहीं कहता है कि दवाई से हटा, क्योंकि मरीजों को मालूम ही नहीं होता कि ये बीमारियां थी, ये डर बीमारी होती है और हमारी दवाई से वो हटता है। तो मरीज सामान्य ढंग से उसको लेता है कि उसने ये सोचना छोड़ दिया है या डरना छोड़ दिया है। तो आगे कहते हैं मैं पत्नी को भी दिखाता था कि देखो गला सूजा हुआ तो नहीं है, जरा सा भी कुछ देखता था तो घबराहट शुरू हो जाती थी, उसे सोच सोच कर ही दिक्कत शुरू हो जाती थी। तो मैं पूछता हूं किस तरह की दिक्कत शुरू होती थी तुम्हारे को थायराइड से? तो अगर गला खराब हो गया या पेट खराब हो गया, सांस में कोई दिक्कत होने लगी तो मुझको घबराहट होने लगती थी कि कहीं थायराइड के कारण तो नहीं हो रही। आंखों को देखकर लगता था कि कहीं थायराइड की वजह से तो आंखों में सूजन नहीं आ रही, उससे तो समस्या नहीं हो रही है। थायराइड की वजह से मुझको सर डिप्रेशन रहने लग गया था। अब मैं उससे पूछता हूं भी आखिर थायराइड की वजह से तुमको इतनी घबराहट क्यों होती रहती थी? तुम्हारे दिमाग पर थायराइड का जो इतना भूत क्यों सवार हो गया था कि थायराइड थायराइड? अब वो आगे बताता है, सर एलोपैथिक डॉक्टर कहते हैं कि थायराइड बहुत महत्वपूर्ण अंग है, इसके 12-13 महत्वपूर्ण काम होते हैं और सारे ही की फंक्शन है, KEY की फंक्शन। की फंक्शन से उसका मतलब है कि बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं, उन्हीं पर सारे शरीर को ठीक ढंग से चलाने की जिम्मेदारी होती है। तो अगर इसमें खराबी आ जाए तो आगे चलकर बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं, इसलिए थायराइड से डरता था। मतलब आपको थायराइड बहुत महत्वपूर्ण चीज लगती थी, ये मैं उससे पूछ रहा हूं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। उसके कहने के ढंग से झलकता है कि उसको इस बात से बड़ी आत्मविश्वास जाग गया है कि डॉक्टर ने उसकी सही बात को ठीक ढंग से समझ लिया है। तो ये सारे की फंक्शंस हैं, 12 से 15 फंक्शन है जी। अगर ये गड़बड़ हो गए तो मतलब जैसे तो रोगी इनके गड़बड़ाने से घबरा रहा है, और जब एलोपैथिक में थायराइड की रिपोर्ट जिसमें TSH लेवल भी अलग अलग आ गया था, तो उन रिपोर्ट में सही माने तो किसको माने? मेरे केस में TSH बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, अब मैं कौन सी बात को सही मानूं? स्थिति सही ढंग की स्पष्ट थी नहीं, तो मेरे को तो घबराना था ही। तो मैं उससे पूछता हूं भी तो अब क्या तुम्हारे दिमाग से थायराइड की बात निकल गई है? 99.9% तो सर निकल गई है, अब मेरे को बिल्कुल ध्यान नहीं जाता है। ये केस एक बहुत उत्कृष्ट उदाहरण है ये समझने के लिए कि सूक्ष्म रूप में हमारे अंदर बीमारियां कैसे जन्म लेती हैं। ये बात एलोपैथ को नहीं मालूम है, इसीलिए मैं कह रहा था कि वो गलत दिशा में चल रहे हैं। और अगर उसी सूक्ष्म स्तर पर उनका इलाज नहीं किया जाए तो रोगी पूर्णतः से स्वस्थ नहीं होता है। पहले यह व्यक्ति काफी ठीक था, जैसे ही थायराइड की बात इसके दिमाग में समाई और बनी रही तो धीरे धीरे इसकी आंखों की, गले की, सांस आदि की जितनी भी पुरानी बीमारियां थीं सब लौट आईं। और जब सही औषधि मतलब एल्यूमिना दी गई, ये परफेक्ट सिमिलियम था, तो वो अति सूक्ष्म स्तर पर अंदर से ठीक हुआ, जिसको आम भाषा में बीमारी की जड़ कहा जाता है, वो ठीक हुई, तब ये ठीक हुआ। तो अब हम इसकी केस की विवेचना करेंगे, इसको एनालाइज करेंगे कि आखिर ऐसा मैंने क्यों दिया। तो इस रोगी के जो मुख्य लक्षण के आधार पर मैंने एल्यूमिना दी वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। ब्लड कैन नॉट लुक एट, नाइफ कैन नॉट लुक एट, कम्युनिकेटिव, एक्सपेंसिव, confusion of mind reading while, fear apoplexy of, fear blood, fear when looking at, frightened easily blood at the sight of। अभी हम इन रुब्रिकों को समझने की कोशिश करते हैं। कम्युनिकेटिव, एक्सपेंसिव, अपनी बात को ऐसे व्यक्ति को बताना जिसे वह अपना मित्र समझता है, जिससे वह सही सलाह ले सके और उपाय मिलने की उसको उम्मीद होती है कि इस आदमी से मुझको सही उपाय मिलेगा, तो इसलिए वो पूरी डिटेल में उस इंसान को अपनी बात बताता है, समझाता है, हर कोशिश करता है कि मेरी बात इसको समझ आ जाए, चाहे रिपीट करनी पड़े, एग्जाम्पल देनी पड़े, पर वो कन्वे करना चाहता है अपनी बात को उससे, क्योंकि उसी से उसको सही सलाह की उम्मीद होती है। तो इसका मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जिस पर वो पूरी तरह से
बिना कोई शक किए हुए, बिना किसी खतरे की आशंका के, उसको पूरी तरह से उस पर डिपेंड हो सके, उसको वो बताता है। तो ये रोगी कभी अपने पारिवारिक चिकित्सक के पास जाता था जो एलोपैथिक था, कभी डॉक्टर सचदेव, जिनसे यह कितने ही वर्षों से, लगभग 40 सालों से इलाज करवा रहे थे ये लोग, उसके बाद मेरे पास आता है, क्योंकि इसको मुझ पर भी पूरा भरोसा है। तो इसलिए इसको रूब्रिक लिया कम्युनिकेटिव एक्सपेंसिव। कंफ्यूजन ऑफ माइंड रीडिंग वायल, इसका मतलब होता है, रीडिंग क्या होती है? पढ़ना लिखना। रीडिंग में होता है जो छपे हुए जो संकेत होते हैं, जो पेपर पे लिखे होते हैं, उनको समझने की हम कोशिश करते हैं, उसको रीडिंग कहते हैं। कंफ्यूजन, तो यानी कंफ्यूजन एक मेंटल स्टेट पे होता है, बौद्धिक स्तर पर एक असंजम सा, जैसे कहना चाहिए, क्लियरली डिफाइन नहीं होता भाई ये है या ये है। तो ऐसी स्थिति बन जाती है जिससे कि किसी बात को भी स्पष्ट रूप से नहीं समझा जाता, ये नहीं डिसाइड किया जाता भाई यही ठीक है। वायल, वायल माने जबकि, जब वो काम हो रहा होता है, तो यानी जब वो रीड कर रहा होता है, रीड करने की कोशिश कर रहा होता है, तब कंफ्यूजन होता है। तो जब कंफ्यूजन कब होगा? यानी किसी चीज को समझने की कोशिश करेगा पर वो उसको समझ नहीं आएगी और अंत में वो फैसला नहीं कर पाएगा कि वो कौन सी बात सही है और कौन सी गलत है, तो उस स्टेट को हम कंफ्यूजन कहेंगे। मतलब जब संकेतों के अर्थ को समझने की कोशिश कर रहा होता है तो इसकी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट होने की बजाय सब कुछ मिक्स मिक्स सा हो जाता है और समझ ही नहीं आता कि क्या चीज ठीक है और क्या गलत है। तो इस रोगी में भी ठीक यही स्थिति थी। जब भी थायराइड की रिपोर्ट को ये देखता, यानी जो प्रिंट है उसको समझने की कोशिश करेगा कि डाटा सही और नॉर्मल वाला ठीक है, हाई वाला ठीक है या लो वाला ठीक है, तो इसको समझ नहीं आता था कि कौन सी रिपोर्ट ठीक है और अब उसको क्या करना चाहिए। ये कंफ्यूजन की स्टेट थी। एक और रूब्रिक लिया है हमने, फियर एपोप्लेक्सी ऑफ। तो फियर तो आप समझते हैं कि आने वाली किसी खतरे का की वजह से जो अनइजीनेस होता है उसको फियर कहते हैं। अब एपोप्लेक्सी ये थोड़ा सा अलग सा शब्द है। ये एक ऐसा रोग है जिसमें खून का जो दबाव, जो ब्लड का प्रेशर दिमाग में बढ़ जाता है, तो उससे जो छोटी ब्लड वेसल्स हैं वो फट जाती हैं। और अगर मस्तिष्क की नलिका फट जाए, यानी जो ब्रेन के अंदर हमारी ब्लड वेसल्स है, बहुत कैपिलरीज हैं, वो फट जाए, तो उसमें जब ब्लड निकलेगा तो उससे कोई ना कोई शरीर का अंग, कोई पैरालाइज हो सकता है, कोई पार्शियल पैरालिसिस हो सकता है, कोई थोड़े दिन के लिए उससे अंग खराब हो सकता है या कुछ परमानेंट डैमेज हो सकता है। तो ये एक किस्म की पैरालिसिस को जन्म देने वाली स्थिति होती है। तो अगर इस घटना के कारण हमारे मस्तिष्क में होने वाले सूक्ष्म घटना या प्रतिक्रिया को हम लोग देखें, तो व्यक्ति खून की नलिका फटने के कारण होने वाली हानि, कौन सी हानि? जैसे वो कोई अपंग हो जाए, यानी कोई हैंडीकैप बन जाएगा, यानी किसी अंग के कार्य करने की क्षमता या तो घट जाएगी, जैसे पार्शियल पैरेसिस हुआ, पार्शियल पैरालिसिस हुआ, या बिल्कुल ही वो अंग काम करना ही बंद कर देगा। तो इसलिए वो घबराता है। तो ऐसे कोई भी स्थिति जो फिजिकल लेवल की थी, अगर ऐसी कोई भी और स्थिति उससे मिलती जुलती, उसके कारण व्यक्ति को किसी परमानेंट शारीरिक डैमेज होने का डर आने लगे, तो उसको हम एपोप्लेक्सी कह सकते हैं। ये रूब्रिक वहां लगा सकते हैं। तो अब इसका उदाहरण देता हूं मैं। जैसे व्यक्ति को जब 100 डिग्री 101 डिग्री बुखार होता है तो वो उसको सामान्य ढंग से लेते हैं, उसको ऐसा नहीं होता कि बहुत ही बड़ी घबराने वाली कोई बात है। परंतु जब ये बुखार बढ़कर 104, 5, 6, 7 जैसे जैसे बढ़ता है या और अधिक पहुंचता है, सिर दर्द या बिल्कुल फटने लगता है, तब उसको डरने लगता है कि कहीं कुछ ना हो जाए। तो ये फियर एपोप्लेक्सी है कि यानी ये बुखार इतना ज्यादा बढ़ गया है तो ये कहीं मेरे शरीर का कोई ना कोई हिस्सा डैमेज ना कर दे। तो ये एपोप्लेक्सी का डर है, जो खून की नली दिमाग में फटने से डैमेज होने का डर है। सिमिलर भावना वही है। तो हमको शब्दों के पीछे छुपे हुए भाव को समझना होता है, वो उसका मेटाफोरिकल मीनिंग होता है और वही प्रिस्क्रिप्शन पॉइंट होता है। तो इस रोगी को भी शरीर में कुछ खराबी ना आ जाए, इसी चीज का डर लगा हुआ था
क्योंकि ये बार बार कह रहा था कि जो थायराइड है, मतलब मेरे को तो एक ही बार इसने बताया, पर डरा हुआ ये तो समझ ही आ रहा था, पर क्यों डरा हुआ है तो इसने खुल के बताया कि ये जो ग्लैंड है ये की ऑर्गन है और इसके 12 से 15 की फंक्शंस हैं। अगर वो गड़बड़ा जाते हैं तो सारा शरीर गड़बड़ा जाता है। तो बात दोनों की जो भावनाएं हैं एक ही जैसी मिल रही है, इसलिए एपोप्लेक्सिक था, इसलिए एल्यूमिना में इसको लगाया गया। जो दूसरे रूब्रिक है, फियर ब्लड व्हेन लुकिंग एट, ब्लड कैन नॉट लुक एट, नाइफ कैन नॉट लुक एट, फ्राइटेंड इजिली एट द साइट ऑफ ब्लड। अब ब्लड क्या होता है ये समझना जरूरी है। वैसे तो हम जानते हैं हमारे खून में ब्लड घूम रहा है, ये वाला ब्लड तो हम समझते हैं, पर होता क्या है ये, आखिर हम ब्लड को किस ढंग से लेते हैं दिमाग में, इस शब्द का प्रयोग हम डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं, कहां कहां यूज करते हैं और उसके पीछे क्या सूक्ष्म भावना होती है वो समझना जरूरी है। तो ये हमारे शरीर में जो निरंतर प्रवाहित होने वाला तरल द्रव्य है, यानी इसके निरंतर प्रवाह के कारण हमारे शरीर के लिए प्रत्येक आवश्यक तत्व, मतलब जैसे भोजन है, हार्मोन्स है, ऑक्सीजन है, वो सब प्राप्त होते रहते हैं और हानिकारक पदार्थ जैसे यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह शरीर के जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है उनकी सहायता से शरीर के बाहर उनको फेंका जाता रहता है। तो ये काम ब्लड करता है, एक जगह से दूसरी जगह चीजों को ले जाने का। तो इस शरीर में रक्त एक इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जिस पर हमारे शरीर का सुचारू रूप से चलना निर्भर होता है। अगर हमारे अंदर रक्त की कमी हो जाएगी तो ये सब काम हो नहीं पाते हैं। तो अगर रक्त में किसी प्रकार की भी खराबी आ जाती है या शरीर से रक्त प्रवाह हो जाता है यानी निकल जाता है तो हमारी सेहत फिर ठीक नहीं रह पाती है और अधिक रक्तस्राव के कारण मृत्यु भी हो जाती है लोगों की। इसीलिए जब शरीर से थोड़ा सा भी रक्त बहता है तो हमें घबराहट शुरू हो जाती है और जितनी अधिक मात्रा में शरीर से रक्त बहेगा उतना ही अधिक डर भी होगा। परंतु किसी को भी शरीर से बलगम निकले, पेशाब निकले, पसीना निकले, टॉयलेट जाना पड़े, कुछ और हो जाए ऐसा ही, तो उनके आने से तो घबराहट हमें होती नहीं, जबकि वो तो बहुत सारी क्वांटिटी में चले जाते हैं शरीर से बाहर। क्योंकि एक तो वो पदार्थ शरीर के लिए बेकार हैं, दूसरा हानिकारक भी हैं। तो उन पदार्थों का शरीर से निकलना तो हमारे लिए फायदेमंद है, तो उनको निकलता हुआ देख के फिर हम नहीं घबराते हैं। लेकिन जब दस्त लग जाते हैं 20 बार 30 बार तब हम घबराते हैं, क्योंकि तब हमें क्या डर लगता है कि ये पानी की कमी ना हो जाए और पानी की कमी होकर मुझे कुछ और खराब ना हो जाए, वो आगे का क्या इफेक्ट होगा उससे घबराता है। अर्थात शरीर में रक्त अति महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके बह जाने से हमें घबराहट होने लगती है। और इस रोगी का भी ठीक वैसा ही भाव था कि थायराइड शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण अंग है, की ऑर्गन है, क्योंकि वो हमारे शरीर के 10 से 15 अति विशेष कार्य की फंक्शंस को नियंत्रित करता है। उनमें किसी प्रकार की भी खराबी आ जाना हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। तो इसीलिए रोगी को थायराइड में खराबी का वहम था या डर बना हुआ था। इस थायराइड को ही रक्त के समतुल्य मानकर ये 3 रूब्रिक लिए गए, यानी हम हमने उस थायराइड के डर को ब्लड लिया है, यानी थायराइड को ब्लड से कंपेयर किया है। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि हमें कितना सूक्ष्म रूप से चीजों को समझना होगा। तो इन रूब्रिकों पर आधारित औषधि एल्यूमिना देने से रोगी को फिर पूरा लाभ मिल गया। तो इसका मतलब हमारी सोच पूरी तरह से ठीक है, क्योंकि जो चीज क्लिनिक में प्रूफ होती है वो ठीक होती है। अब जैसे ऊपर ब्लड और थायराइड की तुलना की गई है, उसी प्रकार जितनी भी हमारे शारीरिक क्रियाएं हैं, जैसे सांस चलना, पेशाब जाना, किसी ब्लड का सर्कुलेशन होना वगैरह वगैरह, नींद आ जाना, मेंसेज होना, संभोग यानी क्वाइशन वगैरह करना, उनके सबके हम मेटाफोरिकल और सूक्ष्म भाव को समझने की उनकी आवश्यकता है, तभी उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। माइंड के अध्याय में इन क्रियाओं का इनके स्थूल रूप यानी ग्रॉस फॉर्म में लेने से हमारी औषधि का चुनाव हमेशा गलत होता है। अब प्रत्येक क्रिया यानी फिजियोलॉजिकल एक्शंस की अलग अलग औषधि में
एक ही औषधि के अलग अलग रूब्रिकों में अलग अलग व्याख्या होगी, जो कि औषधि के अन्य रूब्रिकों के संदर्भ में समझी जा सकती है। ये मतलब नहीं है कि हमने थायराइड को यहाँ पे ब्लड ले लिया तो हर जगह थायराइड को ब्लड ही लेंगे। पेशेंट क्या भाव दिखा रहा है, उस भाव को लेना है। वो किस भावना से मिलता है तो उसको फिर समझ के रूब्रिक में कन्वर्ट करना होता है। तो इस केस की व्याख्या करते समय रोगी द्वारा कहा गया प्रत्येक शब्द लिखा गया है, कुछ छोड़ा नहीं गया है, ताकि पाठक यह समझ सके कि रोगी अपनी बीमारी की बात करते समय कितनी सारी बातें इधर उधर की बताता रहता है। उन सब बातों से हमें अपने लिए उपयोगी जानकारी का ही उपयोग करना होता है, अथवा पूरी जानकारी में छुपे हुए रोगी के भाव को समझना होता है और उसी भाव के अनुसार औषधि का चुनाव करना होता है। तो ये दवाई देने का सही तरीका है और यही हैनिमानियन होम्योपैथी है, रियल होम्योपैथी है। तो आप रियल होम्योपैथी सीखिए और इसके लिए आपके अंदर सीखने की इच्छा शक्ति होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी आप इन वीडियो को देखकर इतनी मेहनत कर पाओगे। आप बिल्कुल ऐसे समझें, इन वीडियोस को इस तरह से देखें कि जैसे आपने कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है। हालांकि वहां आपने मजबूरी में लिया था, जब और कहीं दाखिला नहीं मिला था तभी आप होम्योपैथी में गए थे, ज्यादातर ऐसा जाते हैं। पर पढ़ाई तो फिर आपने थोड़ी मेहनत से ही की थी। तो इसी तरह आप इन वीडियो को एक क्लासरूम की तरह देखें कि मुझको क्लास अटेंड करनी है, तब इन वीडियो को चला के बैठे तो फिर समझ आएगा। स्टूडेंट की तरह इनको देखेंगे तो इनसे सीखेंगे, वरना तो ये वीडियो आपको बोर करेंगे। क्योंकि मैं इनको और छोटा नहीं कर सकता, अपनी तरफ से मैं इनको बहुत ज्यादा छोटा करके बताता हूं। हालांकि मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, पर मैं उसको अगर सिखाने बैठूंगा तो मुझको अभी लग नहीं रहा है कि मेरी कोई भी बात किसी के समझ आएगी। लेकिन शायद 3-4 साल के बाद मैं अपनी बात आपको समझा पाऊंगा, जब मुझे लग जाएगा कि अब मेरे वीडियो में कुछ लोग तो ऐसे हो गए हैं जिन्होंने मेरे इन वीडियोस को देख के बहुत अपना एक अच्छा लेवल बना लिया है और अब वो मेरी बात को समझ पाएंगे। तब मैं और गहर बातें आपको समझाऊंगा। आप एंजॉय करें वीडियोस को, सीखें और आगे सिखाएं बिना पैसा लिए हुए, क्योंकि आप यहां से बिना पैसा दिए हुए सीख रहे हैं।